कैसे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हो, पूरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सब कुछ मिलेगा। इसमें इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है। तो हाउ यू आर गोइंग टू नो कि क्या पूछा जाएगा। आप उस डायमेंशन को उसमें ऐड करिए। देखिए बाकी लोगों को अगर 8 नंबर मिल रहा है आपको 10 मिलेगा, बाकी लोगों को 6 मिल रहा है तो आपको 8 मिलेगा। जो बच्चे पूरी ईमानदारी से आंसर राइटिंग करते हैं ना, इस बार नहीं होगा, किसी कारणवश अगले साल हो जाएगा, लेकिन वो रैंक ले आते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अरहत IAS अगेन। जैसा कि कल आपने देखा होगा जो हम एनालिसिस लेके आए थे प्रीलिम्स का, ठीक है, चलो प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स का एनालिसिस हो गया, हमने सारा कुछ देख लिया। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? अब नेक्स्ट हमें मूव करना है मेंस की तरफ। तो अब बहुत सारे बच्चों का ये है कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, पढ़ना या आंसर लिखना। तो यहाँ पे हम किसी कोर्स वोर्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी तमाम दुनिया भर के कोर्स आपके सामने आएंगे, वो तो आपकी लिबर्टी है, आपको कहाँ क्या ज्वाइन करना है, क्या नहीं करना है। मैं अपने एंड पे एक ओपन इनिशिएटिव है, जो कि यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे टीचर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि ओपन रिसोर्सेज भी होने चाहिए बच्चों के पास। तो हमारा जो इनिशिएटिव है, ये तो अनुशीलन तो हमारा कोर्स है, ये मेंस का जो कोर्स है, जैसा कि लास्ट सेशन में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें तो भैया बहुत ही लिमिटेड स्कोप है, क्योंकि इसमें 50 स्टूडेंट तक इसको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, 50 बच्चों तक रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, तो इसमें तो बहुत ही लिमिटेड स्कोप है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्या कर सकते हैं? तो एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि कोई भी इस प्लेटफॉर्म का अरहत IAS का कोई भी पेड कोर्स होगा, कुछ भी होगा, उसका अराउंड 40% कंपोनेंट हमेशा फ्री होगा सभी बच्चों के लिए। और कई बार ना, अगर ठीक ठाक से आपकी बौद्धिक क्षमता है तो ये 40% ही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। बाकी का काम आप खुद आप कर लेते हो, किसी कोर्स की जरूरत आपको पड़ती नहीं। और इस कोर्स में, इस इनिशिएटिव में बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होगा। अगर आप रिलीजियसली, सीरियसली, हाँ रिलीजन से याद आया, आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। What I was saying is that कि अगर आप रिलीजियसली, सिंसियरली, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इस इनिशिएटिव को यूटिलाइज करते हो, तो आपकी बहुत सारी आंसर राइटिंग हो जाएगी, टॉपिक्स कवर हो जाएंगे मेंस के, वेदर इट इज़ GS1, GS2 और ऐसे के लिए भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव हम लेके आएंगे। अभी हम नेक्स्ट 2-2.5 महीने इसी में पूरा इंगेज रहने वाले हैं अपन, ठीक है। तो इसका 2.5 घंटे का पूरा बनेगा, GS1 का सबसे पहले, फिर GS2 का, फिर ऐसे का। GS1 का बहुत जल्दी 1 से 2 दिनों में आपको मिल जाएगा। GS1 में क्या होगा? 8 साल के क्वेश्चन पेपर का पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। आज मैं सिर्फ आपके सामने एक ट्रेलर सॉर्ट ऑफ थिंग लेके आया हूँ, सो दैट कि मे बी मैं परसों GS1 का अपलोड करूँ, तो आप परसों तक वेट मत करो। आज इस ट्रेलर, इस इंट्रोडक्शन के बाद, ये इंट्रोडक्शन है अनुशीलन का या इस इनिशिएटिव का, इसके बाद यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर फ्रॉम टुमारो। कल से आप आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। आंसर कहाँ भेजोगे, इवेल्युएशन कैसे होगा? आई एम गोइंग टू इवेल्युएट योर आंसर। मेरे पास कोई, मतलब हम आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं। यही कारण है कि इस कोर्स में सिर्फ 50 बच्चे, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ओनली 50, क्योंकि आउटसोर्स में नहीं करता हूँ। और ओनली 50 के बाद भी दूसरा है कि एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को मेंटरशिप देनी है, उनके कॉपीज भी इवेल्युएट करने हैं, तो फिर तो डबल हो जाएगा ना वर्कलोड। तो इतना ही सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं एंटरटेन कर सकते। आप समझिए इसको, कैसे इस इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हो, पूरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें सब कुछ मिलेगा, एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे, टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे, PDF नोट्स मिलेगा आपको। PDF पढ़िए, क्वेश्चंस होंगे PDF के एंड में, मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। आपको एक ही टॉपिक के 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक क्वेश्चन आप सेलेक्ट करके आंसर लिखिए, भेजिए, गेट इट इवेल्युएटेड, और देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक, बिट्स एंड पीसेस में आप करते जाओ। क्या है ये? फ्री आंसर राइटिंग है। आंसर राइटिंग प्लस इवेल्युएशन प्लस मेंटरशिप। मेंटरशिप क्या होता है, कैसे होता है? देखो, मेरा ऐसा सीन है ना बच्चों, कि ऐसा नहीं है कि आप मेरे पेड कोर्स में हो तभी आप मेरे को फ़ोन करोगे तो मैं आपसे बात करूंगा। आप इस इनिशिएटिव को फॉलो करिए, जो भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है उसको सिंसियरली फॉलो करिए। आंसर राइटिंग हो जाएगी उसी में आपकी, इवेल्युएशन हो गया, बच के गया मेंटरशिप। मैं अगर आपकी 2 कॉपीज चेक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए आपका नाम प्रणव है, तो मैंने प्रणव की 3 कॉपीज चेक की, तो प्रणव अगर मुझे फ़ोन करेगा तो मुझे पता है ना कि प्रणव से क्या बोलना है, क्या उसे बताना है, कहाँ प्रणव से गलतियाँ हो रही हैं। तो दिस इज़ हाउ दिस थिंग विल वर्क। ये इस तरीके से जाने वाली है चीज़ें। आगे बढ़िए, इसमें स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे काम करेगा ये इनिशिएटिव। ये सारे बच्चों के लिए है, और बच्चों बिल्कुल इसको ना वो कमर्शियल एंगल पे आप मत लेके जाना, मुझे वो पसंद भी नहीं है।
तो अब स्लाइड ये अनुशीलन का है, तो उसी स्लाइड में मैंने बना दिया है सारा, क्योंकि मेरे पास दूसरा स्लाइड नहीं था। ये स्लाइड भी बनवाना पड़ता है ना ग्राफिक्स से, ये जो ऊपर का आप देख रहे हो ये सब। अब इतना मैं ग्राफिक डिजाइनर तो हूँ नहीं, इतना मेरे से नहीं होगा ना। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या है, कैसे होगा, आप इसको देखिए। सबसे पहले आप पीडीएफ पढ़ेंगे जो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। पीडीएफ होंगे या तो थीम्स के या टॉपिक्स के। अब थीम क्या है, टॉपिक क्या है। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार, ये एक टॉपिक है। चंपारण मूवमेंट या चंपारण सत्याग्रह जो भी है आपका, ये एक टॉपिक है। थीम क्या होता है, थीम होता है कि इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, ये एक थीम है। थीम ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स में देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो करंट अफेयर पूरा जो है ना हम थीम्स पे लेके चलेंगे। आप पेपर 2 में जाओगे, कई बच्चे सोचते हैं पेपर 2 में तो कोई करंट अफेयर नहीं है, पूरा स्टैटिक है। ऐसा नहीं है। पेपर 2 में जो स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आपको हाउ यू आर गोइंग टू नो कि पेपर 2 का सिलेबस इतना वास्ट है, उसमें इकोनॉमी है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, तो हाउ यू आर गोइंग टू नो कि क्या पूछा जाएगा। आप करंट से रिलेट करो ना। जैसे इस साल का मैं अभी से आपको बता देता हूँ, पॉलिटी में साल भर ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में रहा है। इतिहास में पहली बार हुआ कि एक सिटिंग उपराष्ट्रपति पार्लियामेंट के सेशन के बीच में रिजाइन कर देते हैं सडनली विदाउट नो रीजन। तो आपको जो ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है उससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लीजिए। किस तरीके का क्वेश्चन, आपको याद है एक बार पूछा गया था कि बीपीएससी मेंस में पूछा गया था कि डू यू थिंक दैट गवर्नर इज जस्ट ए रबर स्टैंप, ऐसा करके पूछा गया था ना। तो वाइस प्रेसिडेंट से भी इस तरीके के क्वेश्चन कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया है एक तो वो, और प्रैक्टिकलिटी में कितने पावर्स हैं, क्या रोल है उनका, हमारे एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूटिव है हमारा उसमें क्या रोल है वाइस प्रेसिडेंट का। और ऐसे बता देता हूँ, इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा, तो जो भी इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, उसको रिलेट करके जाइए। ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, थीम का। इस बार आपने देखा कितने फ्लैश फ्लड्स आए हैं उत्तराखंड में, हिमाचल में। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, उसकी बेसिक्स, ज्योग्राफी के प्रिंसिपल्स, व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, और फ्लैश फ्लड्स जो पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा आए हैं इस बार। तो आपकी ज्योग्राफी का सिलेबस है, तो आप करंट से ऐसे पता कर सकते हो। अगर आपने ट्रेस किया है ना करंट को, अगर आपने ट्रेस किया है तो वेरी इजिली यू कैन गेट टू नो कि पेपर 2 में क्या आने वाला है। ऐसे अगर आप 30 to 40% भी प्रेडिक्ट कर लेते हो सिलेबस, तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो आपको श्योर शॉट पता है कि यहाँ से जरूर आएगा, तो आप जाहिर सी बात है ना आप अच्छे आंसर उसके बना के लेके जाओगे। दूसरी चीज़, थीम्स में आगे आएंगे, सिलेबस आएगा तब बात करेंगे। थीम्स में भी आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, हाँ मुझे तो पता है, मॉडर्न इंडिया की वही है, रिपीटेटिव, हर साल पूछता है। हर चीज़ का ना एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू होता है। आप लोगों को पता है कि स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार पूछेगा, चंपारण तो पूछेगा, गांधी से क्वेश्चन आएगा, जो ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल प्रोटेस्ट हैं, पीजेंट प्रोटेस्ट हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा, आपको पता है। ये एक इसका पॉजिटिव पहलू हो गया। इसका निगेटिव पहलू क्या है आप जानते हैं। इसका निगेटिव पहलू ये है कि सबको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और वही 2-3 सोर्सेस हैं जो पटना में सर्कुलेट कर रहे हैं, वहीं से सारे बच्चे पढ़ते हैं, और लगभग सबके आंसर्स एक जैसे होते हैं। मैं हिस्ट्री सेक्शन की बात कर रहा हूँ पेपर 1 में, इसीलिए पिछले साल काफ़ी बच्चों से मैंने बात की है जिन्होंने मेंस लिखा था पिछले साल। सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं, पिछले साल या उसके पिछले साल वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि 40% मार्क्स देके छोड़ देता है, 35% मार्क्स देके सभी को 40% मार्क्स दे के छोड़ दिया। तो फिर अब आपको ये देखना, क्योंकि सारे लोग एक सोर्स से पढ़ रहे हैं और वैसा ही आंसर लिख के आ रहे हैं, तो आपको फर्दर न्यू डायमेंशंस उसमें ऐड करने होंगे कि बाकी क्राउड से आपका आंसर कैसे अलग हो। बिल्कुल हमें चमत्कारी सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं करना है। जो सारे लोग पढ़ रहे हैं उसमें आपको सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, कल्चरल, लीगल, जो भी डायमेंशन डल सकता है उस क्वेश्चन के हिसाब से आप उस डायमेंशन को उसमें ऐड करिए। देखिए बाकी लोगों को अगर 8 नंबर मिल रहा है आपको 10 मिलेगा, बाकी लोगों को 6 मिल रहा है तो आपको 8 मिलेगा। ऐसे एक एक क्वेश्चन में मार्क्स चुराने हैं हमें। ओके, ये पहला स्टेप हो गया। आप पीडीएफ पढ़ोगे टेलीग्राम से, जो भी थीम होगा या टॉपिक का होगा, पीडीएफ जो आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आज आपको मिल जाएगा दो, एक तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन जो मैंने बताया, इसका काफ़ी डिटेल्ड पीडीएफ है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ है। ये आपके इसको संभाल के रखना है, प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो ये हो गया। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, 3 साल पहले ना मैंने एक बुक बनाई थी, 4-5 महीने पूरा समय देके सिर्फ हिस्ट्री का। तो मेरे कुछ बुक्स भी पब्लिश हुए हैं 2-3, तो उस टाइम मेरा ऐसा इरादा था कि एक बुक पब्लिश करते हैं अच्छी सी हिस्ट्री वाले सेक्शन की, पेपर 1 का जो है। तो बुक तो मैंने पूरा बना लिया टोटल, लेकिन किसी कारणवश वो पब्लिश नहीं हो पाया, कोई ढंग के पब्लिशर मिले नहीं, तो मैंने नहीं पब्लिश किया, और पूरी की पूरी पीडीएफ वैसे ही पड़ी है। जब
उस पीडीएफ का आपको फाइल दूंगा ना मैं आपको, जैसे ये दूंगा स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, तो आप देखना कितना डिटेल्ड में और मोर देन सफिशिएंट है ये। इसमें सारा कुछ है, आपके जितने PYQs आ चुके हैं इस टॉपिक से वो सारा उसमें कवर हो जाएगा, और फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन है उसी टॉपिक के वो सब भी है उसमें। आपको PDF पढ़ लेना है, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन चूज करिए, आंसर लिख के भेजिए, ये इस तरीके से काम करेगा। फिर करंट का एक टॉपिक करा दूंगा आज मैं, उसके आंसर आप लिख के भेजेंगे, ऐसे एक एक करके करंट के 15-15 मिनट में 20-20 मिनट में एक एक टॉपिक करते जाएंगे। स्टेप 2, राइट एनी वन आंसर आउट ऑफ दिस 3 फ्रॉम द गिवन असाइनमेंट। जो आपका असाइनमेंट होगा कोई भी एक आंसर आपने लिखना है, उसके आगे क्या करना है, सबमिट करना है आंसर को। सबमिट कहाँ करना है वो मैं सारा बता दूंगा। सबमिट करना है आपको या तो टेलीग्राम पे DM कर दीजिए, या तो फिर आप मेल कर दीजिए। कहाँ मेल करेंगे, इस पे मत करना, ये जो मेल है ना, ये तो वेबसाइट है, आप मेल करोगे कहाँ पे, उसका PDF बना के, पूरा मैं डिटेल से बता रहा हूँ आपका तरीका, इसलिए मैं इसका इंट्रोडक्शन पहले लेके आ गया कि आप समझ लो, और आंसर लिखना आप कल से ही स्टार्ट कर दो और कॉपीज चेक करवाने लग जाओ। एक एक टॉपिक्स करके, मान लीजिए कि 4 दिन के बाद मैं अपना कोर्स लाइव करूंगा, तो 4 दिन में 4 टॉपिक्स तो हो जाएंगे ना, तो हम वेट क्यों करें। अरहत IAS.Delhi, दिल्ली की स्पेलिंग हो गई गलत, delhi@gmail.com। समझ में आ रहा है ना, अरहत IAS.Delhi, फिर से लिख दूं .delhi@gmail, इस पे मेल कर देना, टेलीग्राम पे DM कर देना इसका PDF बना के। उसके बाद इवैल्यूएटेड कॉपी आपको मिल जाएगी, उसका देख लीजिए आपने कहाँ क्या गलतियां की हैं। लास्ट स्टेप ये है, अब इसका एनालिसिस देखो। जैसे ये जो टॉपिक मैंने बताया ना, स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, सारा कुछ करने के बाद, ये मैं क्यों जानबूझ के उल्टा लेके चल रहा हूँ, स्टार्टिंग में 5-6 दिन ऐसे इसको रिवर्स में ही लेके चलेंगे। सबसे पहले आप सारा काम कर लो, उसके बाद लास्ट में एनालिसिस देखो। क्यों, मैं चाहता हूं कि जितनी स्टार्टिंग में जो आप आंसर लिखोगे ना, उसमें आप भर भर के गलतियां करो, जितने मिस्टेक्स पॉसिबल हैं आप कर सकते हो आप करो, बिल्कुल फ्री होके लिखो। उसके बाद जाके एनालिसिस में देखो। अगर पहले ही एनालिसिस देख लो, एनालिसिस मैं तो आपको दे दूंगा, लेकिन अगर पहले आप देख लोगे ना, बच्चों में एक फोबिया होता है आंसर लिखने का। इवन UPSC का जो मेंस लिखते हैं, मैंने बच्चों को देखा है लास्ट डे तक डिले करते हैं, कल लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, PT के बाद लिख लेंगे, PT के रिजल्ट आने के बाद लिख लेंगे। और आंसर राइटिंग बहुत कम है, लिमिटेड बच्चे हैं जो आंसर राइटिंग करते हैं। और मुझे आपको एक बच्चा दिखा दो, चाहे वो UPSC का एस्पिरेंट हो, चाहे BPSC का एस्पिरेंट हो, मुझे आपको एक बच्चा दिखा दीजिए जिसने कि जी जान लगा के आंसर राइटिंग की और फिर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कोई बच्चा आपको मिलेगा नहीं रियलिटी में। जो बच्चे पूरी ईमानदारी से आंसर राइटिंग करते हैं ना, इस बार नहीं होगा, किसी कारणवश अगले साल हो जाएगा, लेकिन वो रैंक ले आते हैं। आपकी जो टोटल प्रिपरेशन है ना मीन्स की, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना है कि पढ़ना इज ओनली 40% ऑफ योर प्रिपरेशन। पढ़ाई करना, आप किसी बुक से पढ़ो, PDF से पढ़ो, वीडियो देख के पढ़ो, क्लास में ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ो, मेंस की जहां तक बात है सिर्फ 40% ही है। इस चीज को कहीं आप लिख के रख लेना। सिलेक्शन आपको जो देता है ना, बाकी का जो 60% है वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। आंसर राइटिंग करना, उसका एनालिसिस करना, देखना क्या गलतियां हुई, इवेल्युएटर ने या टीचर ने हमें क्या फीडबैक दिया, उसके ऊपर फिर से काम करना। 60% इसका रोल है। तो ऐसा आप बोल नहीं सकते, कोई बच्चा ऐसा ढूंढ नहीं सकते जिसने 2 महीने 3 महीने बिल्कुल दिल लगा के आंसर राइटिंग की हो और वो फेल हो गया मेंस में। बहुत लिमिटेड नॉलेज के साथ भी मार्क्स ले आता है, क्योंकि आंसर राइटिंग का तरीका सीख जाता है ना। उसे पता है कि लिमिटेड क्वेश्चन, कोई बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैनेजेबल होगा, हम मैनेज कर लेंगे, बिकॉज ही नोज द वे। ये हो गया। लास्ट में एनालिसिस देखोगे, स्टार्टिंग तो 1 वीक तक आप यही करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। उसके बाद आप सबसे पहले उस टॉपिक का देख लीजिए कि क्या टॉपिक है, क्या डिस्कस किया जा रहा है। उसके बाद PDF पढ़िए, फिर आंसर लिखिए, लेकिन स्टार्टिंग में पूरी गलतियां करो, अपने आप को फ्री छोड़ दो, ठीक है। जितना बुरा से बुरा आप आंसर लिख सकते हैं आप लिखिए। इससे क्या होगा ना, आपको जो फोबिया है ना आंसर लिखने का, वो खत्म हो जाएगा। आगे चलिए। हो गया, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस थोड़ा सा देखते हैं। इस पे आएगा, देखो ये जो पेपर 1 है ना, इस पे मैंने जो सेशन बनाया है वो लगभग 2 घंटे से ज़्यादा का है। फिर पेपर 2 पे बनाया है, ये भी लगभग 2-2.5 घंटे का सेशन होगा। तो इसमें पूरा 8 साल का, 8 ईयर्स का जो PYQ है मेंस का, उसका पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। कैसे होगा, थोड़ी सी आपको झलक दे देता हूँ मैं इसकी, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिस इज जस्ट द इंट्रो, ये सिर्फ इंट्रो है। मॉडर्न
और इस सारे इनिशिएटिव में ना ये हम कहीं नहीं करवा रहे हैं स्टैट्स, इस चीज़ को मैं पहले से डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। स्टैट्स आपको देखना होगा, ये जो 72 मार्क्स का है ना, बाकी इसको छोड़ दीजिए, ये 114 नंबर, ये 114 नंबर और ये एक 300 मार्क्स, ये हमारी जिम्मेदारी है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। देखो ये तो पूरा करंट अफेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 100 200 जितने थीम्स हो जाएंगे वो सारे थीम्स हम करेंगे, एक एक थीम्स पकड़ पकड़ के करेंगे। थीम्स क्या होते हैं? इंडो यूएस इनफॉर्मल ट्रेड वॉर, जो हमारे ट्रंप ने जो हमारे ऊपर बैरियर लगाया है। और क्या होता है? गल्फ में अभी जो इनस्टेबिलिटी चल रही है गल्फ रीजन की, वो कर लेंगे। इजराइल ईरान का वार हो जाएगा। ऐसे अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं बहुत सारे। यूरोप में अभी क्या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, कैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे जो कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो कैसे एक दूसरे का इकोनॉमिकल स्पेस इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर लेंगे। इंडियन आउटरीच इन द अफ्रीकन कंट्रीज, वो कर लेंगे। मोदी जी ने पिछले 2-3 सालों में बहुत प्रयास किया है कि अफ्रीका के जितनी कंट्रीज तक आउटरीच किया जा सके और उनको अपने पीछे अलाइन कर सके। ऐसे अनलिमिटेड टॉपिक्स हैं, तो ये सारा कुछ करेंगे। आपका SIR हो गया, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो अभी इलेक्शन कमीशन का चल रहा है। अनलिमिटेड टॉपिक्स है, जैसे जैसे करंट अफेयर से मिलता जाएगा उसको थीम वाइज करते जाएंगे। ये नहीं कर रहे हैं स्टैट्स हम, इसको पूरा छोड़ दीजिएगा। मतलब आपको करना है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, सेकंड पेपर को कैसे अप्रोच करेंगे, इसका भी 2 घंटे का सेशन आएगा इंट्रोडक्शन का, तो इसमें सारा मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल डिटेल्स में। पॉलिटी से कब क्या पूछा है, क्या पूछा जा सकता है आगे, सोर्सेज कौन से होंगे, कहाँ से आप कवर करोगे, कैसे कवर करोगे, हम आपको कितने टॉपिक्स के PDF देंगे। हम ऐसा नहीं है कि पूरे लक्ष्मीकांत का फिर PDF बना के देंगे या फिर पूरे रमेश सिंह का आपको इकोनॉमी में PDF बना के देंगे। जो अप्लाइड चीजें हैं ना, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनके PDFs आपको देंगे और उन्हीं की आंसर राइटिंग भी करवाएंगे। नेक्स्ट देखो, इस चीज का ध्यान देना। फॉर एग्जांपल जैसे 65 से लेके ना 69 तक का ये कट ऑफ है, सिर्फ UR का लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मान के चलते हैं कि बाकी लोगों का इससे कम ही होगा, तो ये हाईएस्ट है, इसको हम लेके चलते हैं। एक चीज का ध्यान देना आप, देखो इसमें इंटरव्यू के मार्क्स एडेड नहीं है, ठीक है ना, इंटरव्यू के मार्क्स नहीं है, ये हम आउट ऑफ 900 बात कर रहे हैं। आप एक बार नंबर पे ध्यान देना, 460 इसका शायद अवेलेबल नहीं है 68 का, 442 438, हाईएस्ट कितना है 463, मतलब कि 51%। आपको 50% मार्क्स लाना है मेंस में सिलेक्शन के लिए, ठीक है, इतने मार्क्स लाने हैं। अब हमारी स्ट्रेटेजी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो क्या 50% मार्क्स लाने के लिए 100% सिलेबस करना होगा? बिल्कुल नहीं करना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे हिस्ट्री वाला पूरा पोर्शन है ना, आप सिर्फ 40% सिलेबस करके 100% मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ 40%। 40% का ये मतलब नहीं होता है कि जितने PYQ आए हैं सिर्फ वो टॉपिक कर लिए, ऐसा नहीं है। अगर 3 क्वेश्चन भी PYQ से बाहर चला जाएगा, उसमें क्या लिखोगे आप? उदाहरण के तौर पे सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है, सिलेबस में पर्सनैलिटीज़ में कहाँ है सिलेबस, जैसे ये टॉपिक है तो इसमें सिलेबस में पर्सनैलिटीज़ जो है फ्रीडम स्ट्रगल के, सिर्फ 3 नाम मेंशन किया है उसमें, गांधी, नेहरू, टैगोर, सिर्फ यही 3 नाम मेंशन किया है ना। लेकिन आप PYQs देखिए जाके, PYQ में तो इसके आगे चला गया है। इसका मतलब क्या है? आपको सुभाष चंद्र बोस भी करना है, अम्बेडकर भी करना है, ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ आपको करने होंगे। अगर उन्होंने 3 दिया है तो हम कम से कम 10 पर्सनालिटीज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है ना कि यू हैव टू मेक योर कस्टमाइज सिलेबस, आपको अपना एक कस्टमाइज सिलेबस बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे बनता है कस्टमाइज सिलेबस, इसके इंट्रो वीडियो में आपको पता चलेगा। बिल्कुल स्लोली जाना है। देखो मेंस के लिए ना आपको क्वांटिटेटिव काम नहीं करना है, क्वालिटेटिव काम करना है। इसलिए बिल्कुल हड़बड़ी में मार्केट में गए, कुछ पड़ा हुआ था PDF 150 पन्ने का, उठा के लेके आ गए, उसको पढ़ने लग गए। पहले आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना 10 पेजेस भी, तो पहले रिसर्च करो कि ये मैंने 10 पेजेस पढ़ लिया तो मेरा ये वाला टॉपिक हो गया, अब इस टॉपिक पे इन 10 पेजेस के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, अब हम दूसरा टॉपिक पे स्विच करेंगे। तो क्वालिटेटिव काम करो मेंस में, पढ़ाई में भी और आंसर राइटिंग में भी, तब जाके, क्योंकि देखो मेंस में ना, प्रीलिम्स में हर किस्म के बच्चे बैठते हैं। जो कॉलेज में सबसे पीछे होगा बच्चा वो भी बैठता है प्रीलिम्स में, जो कॉलेज का टॉपर होगा वो भी बैठता है प्रीलिम्स में। लड़ाई वहां पे नहीं होती, लड़ाई होती है मेंस में। द रियल फाइट इज देयर इन द मेंस ओनली। तो जितना ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड वे में आप करेंगे,
आपके मार्क्स जितना आए उतने ज़्यादा आएंगे। हम सिलेक्शन की बात ही नहीं करते हैं, हम मार्क्स की ज़्यादा बात करते हैं। मार्क्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी रैंक आएगी, बस खत्म बात। 50% लाना है हमें। अब इसका देख लेते हैं GS1 का, जैसे स्टार्ट GS1 का जो हिस्ट्री का है। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आइडियली? पूरे सिलेबस को हमने टुकड़ों में बांट दिया है। एक है 40% सिलेबस, दूसरा है 30% सिलेबस, दूसरा कितने हो गए? 100% हो गया। ये जो 40% सिलेबस है, मैं आपको बताऊंगा कि इन 40% सिलेबस में इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। ध्यान से देखिए इसको, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। हिस्ट्री के पूरे सिलेबस को हमने 40%, 30%, 30% में सेग्रीगेट कर दिया। अब इन 40% में कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन टॉपिक्स को आपको अपना मैक्सिमम टाइम देना है। थोड़ा सा समय इन टॉपिक्स को देना है और इन टॉपिक्स को बिल्कुल कम समय देना है। ये बस एक इमरजेंसी के लिए है कि इमरजेंसी में अगर आ गए इससे कुछ तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना हो, हम कुछ तो लिख पाएं, उसके लिए है। तो इस टॉपिक को क्या करना है, जो टॉपिक्स इसमें आएंगे ना उसके 100% कवरेज करना है, चाहे जितना हो जाए। देखो मैं बताता हूँ, दो किस्म के बच्चे होंगे, दो किस्म के एस्पिरेंट्स होंगे। एक क्या करेंगे, पूरे सिलेबस को एक जैसा पढ़ेंगे, जितना टाइम इसी देंगे उतना ही टाइम इसे भी देंगे, उतना ही टाइम इसे भी देंगे। यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आएगा। यहाँ से अगर 8 क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आएगा, तो भैया आप अपना टैलेंट दिखाओगे कहाँ? समझ गए मेरी बात? कुछ हैं शार्प बच्चे, कुछ शार्प बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, अगर उनके पास टोटल 100 आवर्स हैं मान लीजिए, तो 100 आवर्स में ना वो 70 आवर्स इसको देंगे, ये 40% सिलेबस को, बाकी 20 आवर्स इसको दे देंगे, 10 आवर्स में इसको फिनिश कर देंगे। अब ये बच्चे जो मेंस में आंसर लिखेंगे ना इन टॉपिक्स का, जो अपना 70% टाइम दे रहे हैं, वो जो पहले मैंने बताया उन बच्चों से बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे। ये है सारा गेम। समझ में आ रहा है आपको? कुछ इस तरीके से करना है। हाँ, करना क्या करना है इसमें, 100% कवरेज करेंगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा इसका रिवीजन करेंगे और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इसका आंसर लिखेंगे। मल्टीपल रिवीजन, ये सारे टॉपिक्स 100% कवरेज और मैक्सिमम आंसर राइटिंग। जितना समय है आंसर राइटिंग का मैक्सिमम इन टॉपिक्स के लिए आंसर लिखिए। दूसरा जो बाकी का बच गया 30% सिलेबस, मॉडरेट कवरेज कर लेंगे, एक रिवीजन हो गया तो हो गया, एक आध आंसर लिख लिया, हर टॉपिक का एक आंसर लिख लिया, ओवर। इसमें आंसर नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीडीएफ पढ़ लिया, इन 30% का पीडीएफ पढ़ के बाकी का जो टाइम है ना वो इसमें इन्वेस्ट करिए। इसी तरीके से मैं आपको करंट अफेयर का भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबल हैं आपको करने ही करने हैं और कौन से टॉपिक्स सिर्फ पीडीएफ पढ़ के आप चले जाओ एग्जाम हॉल में। मतलब कौन से टॉपिक्स पढ़ के मल्टीपल रिवीजन करके आंसर्स लिखने हैं और कौन से टॉपिक्स करंट अफेयर के सिर्फ पीडीएफ पढ़ के हम गए हैं, हम बिल्कुल खाली नहीं है। अगर पूछ लिया नेपाल का जनजेड रेवोल्यूशन जो अभी हो रहा है नेपाल में, प्रोटेस्ट जनरेशन जेड, हमें पता है कुछ, उसका बैकग्राउंड पता है क्यों हुआ, उसका क्या आउटकम आया, तो हम कुछ ना कुछ लिख देंगे इस तरीके से। अब देखो कस्टमाइज सिलेबस कैसे बनता है। ये जो मेरा सेशन आने वाला है 2 घंटे का, उसी में से 1-2 मैं ऐसे स्लाइड्स लेके आ गया हूँ। ये उसका 10% ही है, वो आप पूरा देखना। 2-2.5 घंटे का जो सेशन है ना, उसके बाद कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 1-2 मेंस लिख रखा है पहले से, वो सेशन देख लेंगे, उसके बाद उन्हें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ें वो खुद मैनेज कर लेंगे। एक है, मैंने इसको T1, T2, T3, T4 ऐसे 4 टॉपिक्स में पूरा हिस्ट्री को बांट दिया है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आप सिर्फ इसके मदद से समझो, मेजर लेजिस्लेशंस ऑफ कॉलोनियल एरा, कितने साल का है ये? 8 साल का पूरा है। देख रहे हो आप कहाँ से है, 64 से लेके 8 साल का है ये पूरा एनालिसिस। मेजर लेजिस्लेशंस ऑफ द कॉलोनियल एरा। हिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट कहाँ से होता है? एक वर्ड मेंशन है आपके सिलेबस में, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड हिस्ट्री ऑफ बिहार। मान लो आप हिस्ट्री ऑफ बिहार फ्रॉम द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, वहीं से स्टार्ट होता है मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब क्या होता है कि 1850 के आसपास से आपका इतिहास करना है। क्यों करना है? आप सभी को मालूम है कि 1857 में क्या हुआ था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से करना है। तो इस हिस्ट्री का एक एस्पेक्ट हो गया कि लेजिस्लेशंस, जो कानून बने, खास करके 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, ठीक है, 1858। तो बहुत सारे लेजिस्लेशंस उसके बाद आए। तो अब देखो इसमें बीपीएससी क्या करता है, कौन सा सवाल बीपीएससी पूछता है। 70th में रिसेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 69th में 1892 और 68th में 1858। एक चीज को देखिए, पिछले 8 साल में 3 लेजिस्लेशंस पूछे गए हैं। जो एक बार पूछ लिया दोबारा नहीं पूछा, ठीक है, जो एक बार पूछ लिया दोबारा नहीं पूछा। अभी जो टॉपिक है इसका दायरा कितना बड़ा है,
अगर मेजर लेजिस्लेशन की बात करें कब से कब तक, 1858 से ही आप पकड़ लो, तो यहाँ से 1947 तक की, ये आपका जो लास्ट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वहाँ तक कर लेते हैं। अब आप खुद से एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो ना, स्पेकुलेट कर सकते हो क्या बच गया है इसमें। इंडियन काउंसिल एक्ट, एक तो मोरली मिंटो बच गया आपका 1909 वाला, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये बच गया। और क्या है इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तीन तो हमें पता चल गया कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बीच का 1857 का से लेके 1947 के बीच में कितने मेजर लेजिस्लेशंस हैं, उनमें इन तीन को माइनस कर दो, कर लो। ये कहाँ पे आ जाएगा, जो मैंने बताया 40% की, जिसको बार बार करना, मैक्सिमम आंसर राइटिंग लिखनी है, उसमें क्या आ जाएगा, जितने लेजिस्लेशन है माइनस ये तीन। तो ये क्या इन तीनों को छोड़ के जाएंगे हम, नहीं, इसका जो सेकंड वाला था ना बाकी का 30% उसमें करके जाएंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये P/Q है, एज इट इज रिपीट हो सकता है। समझे मेरी बात। उसी तरीके से देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से एक सवाल आया है पिछले 8 साल में, 65th। क्विट इंडिया मूवमेंट, ट्राइबल क्विट इंडिया मूवमेंट से एक आया है। ब्रिटिश पॉलिसीज एंड इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, 2 सवाल आए हैं। तो आप इसमें देखोगे कि एक जो टॉपिक है ना उससे एक साल सवाल आ रहा है, पिछले 8 साल में एक ही बार आया, फिर दोबारा नहीं आया। वर्किंग क्लास मूवमेंट 64th में आया, 1881 का सेंसस 64 में आया, क्विट इंडिया मूवमेंट 67th में आया, उसके बाद कहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस को पूरा हमने ब्रेक किया, ये सारे टॉपिक्स उठा लिए जितने आए हैं हिस्ट्री में, टोटल हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, सारा हमने उठा लिया। ये तो सिर्फ एक ही टॉपिक है T1, बाकी T2 T3 वो करोगे तो उसमें और आपको दूसरे मिलेंगे। ये पूरे उठा के इसका एक सिलेबस बनाया हमने। ये है BPSC का सिलेबस, जो आपको एक पैराग्राफ में BPSC देता है, ये BPSC का सिलेबस है, ठीक है, ये BPSC का सिलेबस है। अब हमने इसको फर्दर एक्सपांड करके अपना सिलेबस बनाया, कैसे, P/Q की मदद से। अब हमारा सिलेबस इतना हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि गांधी, नेहरू, टैगोर के बाद 2-3 और आप ऐड कर लो जो BPSC पूछ चुका है, बोस वगैरह। उसके बाद और भी तो ऐसे नाम है जो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है आगे जाके। तो ऐसे टॉपिक्स को हमने ऐड कर लिया, तो हमारा दायरा ये हो गया। ये है हमारा कस्टमाइज सिलेबस, ये हमारा कस्टमाइज सिलेबस है। अब इतना करके जाओगे आप तो एक चीज से आप निश्चिंत हो कि टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे, जो हम प्रिपेयर करके गए हैं उसी में से, उसी रेंज में से आएगा क्वेश्चन, इसी सर्कल में से आएगा क्वेश्चन। बच क्या गया, आप कौन सा काम बच गया कि आप जितना पढ़ के गए उसमें से कितना याद है और कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने की है। सिंपल है। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, आप समझ गए ना। ये मैंने बता दिया कि इस इनिशिएटिव में क्या होगा, कैसे, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, स्टेप वाइज बता दिया कैसे आंसर लिखोगे। फॉर्मेट देखो, ये फॉर्मेट है, इसको थोड़ा सा ना और एनहेंस कर देंगे कि आपका कम से कम स्पेस वेस्ट हो आपके पेज का। ये सब मिसाइल विसाइल यहाँ से लॉन्च कर देंगे, हटा देंगे इसको, अशोक स्तंभ भी यहाँ से हटा देंगे, इसको बड़ा करके, ठीक है। फॉर्मेट बेसिकली यही रहेगा, यहाँ क्वेश्चन, यहाँ आंसर। आपको दोनों साइड कॉलम देने हैं। 2 तरीके हैं अगर आपको सीरियसली आंसर राइटिंग करनी है, या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप रख लो 20, 25, 50 कॉपीज, एक प्रिंट आउट निकलवा लो 2 रुपए की, उसके जेरोक्स करवा लो, ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, नहीं करवाना प्रिंट आउट, A4 शीट्स होंगे आपके पास, A4 शीट से स्केल में आप मार्जिन देके खुद ऐसा बना लो। ये सब छोड़ो, लोगो फोगो की जरूरत नहीं है, आंसर चेक करना है ना, रहता है इसके लोगों से क्या मतलब है। ये कॉलम बना लेना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना आप खुद, और फिर यहाँ पे आंसर्स लिखना। ये इस स्पेस में कुछ मत लिखना, ये पूरा खाली छोड़ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, ये तो मार्जिन है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये पूरा स्पेस खाली छोड़ना फीडबैक्स के लिए। और यहाँ पे अपना नेम और फोन नंबर, सो दैट आई कैन रीच यू इन केस, ठीक है। अब मुझे पता रहे कि कौन बच्चा फ़ोन कर रहा है, वो आंसर लिख भी रहा है, वैसे ही मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है फ़ोन करके। तो इसलिए आपका नाम और फ़ोन नंबर, बस इतनी जानकारी मुझे चाहिए। यहाँ पे आपका आंसर होगा। आप कल से आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हो। एक हिस्ट्री का मैंने बता दिया, उसका PDF डल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। और दूसरा, एक करंट अफेयर का कर लेंगे। एक करंट अफेयर कर लेते हैं, चलो सबसे पहले इसी को कर लेते हैं, नेपाल का ZZ प्रोटेस्ट या मूवमेंट जो है, क्या है ये, कहाँ का, नेपाल का।
हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहले ना आप पीडीएफ ये देख लो, फॉर्मेट देख लो। ये हो गया, आपने आंसर्स लिख लिए। अब क्या करना है, इसको स्कैन करना है, किसी भी स्कैनर से स्कैन कर लेना अपने फ़ोन से, उसका पीडीएफ बना लेना। और पीडीएफ बना के क्या करोगे, पीडीएफ बना के भेज देना, टेलीग्राम चैनल पे डीएम कर देना या फिर ईमेल कर देना। और भेज के कम से कम 40 आवर्स तक वेट करना, 35 आवर्स तो एटलीस्ट वेट करना। ये नहीं कि आपने आंसर लिख के भेजा और 2 घंटे बाद मेरे को फ़ोन लगा दो, सर मेरा आंसर चेक हुआ। थोड़ा समय देना, 1 दिन का, 1.5 दिन का, 1-1.5 दिन का समय देना। ये हो गया, और कुछ है? ठीक है, बस वही है। बाकी अनुशीलन है वो डिटेल्स में बाद में बता दूंगा, इसका अनुशीलन का क्या है। टेस्ट सीरीज है, शायद इसमें, शायद नहीं, श्योर शॉट GS1 में 6 सेक्शनल 3 फुल लेंथ, और GS2 में भी 6 सेक्शनल 3 फुल लेंथ। सीटें इसकी 50 है, कल ही बता दिया था आपको। और फीस इसकी, फीस नहीं दिया गया, फीस मेरे ख्याल से शायद 2999 है। ओके, और ना इसकी फीस बढ़ेगी ना एडमिशन्स बढ़ेंगे, इतने ही रहेंगे भैया। ये मैं बार बार आपको बोल दे रहा हूँ। तो इसमें आगे कुछ टॉलरेट नहीं किया जाएगा, मतलब कि रिक्वेस्ट टॉलरेट, मतलब एंटरटेन नहीं किए जाएंगे रिक्वेस्ट। बाकी आप ये है ना, ये तो मैं चला ही रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जितना टाइम यहाँ पे जाए उतना ही टाइम कोर्स में भी जाए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कोर्स में इंगेज होकर रह जाऊँ। 50 बच्चों तक क्यों सीमित रखें अपने आप को, है ना, जब हम 500-1000 बच्चों तक पहुँच सकते हैं। तो क्या करना था मुझे, जेड आपको बताना था। कोई एक ब्लैंक स्लाइड पकड़ लेते हैं, चलो ब्लैंक स्लाइड है, इसमें जेड देखते हैं थोड़ा सा। पहले पीडीएफ पढ़ लेना, पीडीएफ पढ़ के जेड रेवोल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, उसको लिखने का प्रयास करो। देखो ये इंडिया है, इधर कहीं श्रीलंका, इधर कहीं बांग्लादेश, इधर ऊपर नेपाल, इधर पाकिस्तान। ये क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा ही लिख देता हूँ, हटाओ बर्मा। आप लोग आंसर में मत लिखना बर्मा, बर्मा वर्ड यूज़ मत करना, म्यांमार करना, ठीक है। श्रीलंका, और इसमें आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मालदीव, यहाँ नहीं है मालदीव, और ऐसा कोई छोटा सा देश है। देखो आपने एक छोटा सा इंडिया और बनाता हूँ मैं, ये इंडिया है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा एक, मतलब बाड़ों का एक घेरा बनाने का। चाइना ने बहुत कोशिश की कि इंडिया को ना इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ऐसे पूरा ना एक कटीले तारों से, आप समझ लीजिए कि इंडिया की घेराबंदी की जाए। ऐसे चाइना ने बहुत कोशिश की कि इंडिया की घेराबंदी करते हैं। तो छोटे छोटे देश में, श्रीलंका में जाकर कोई पोर्ट ले लिया, म्यांमार का कोई पोर्ट खरीद लिया, चाइना में वहाँ चले गए, सीपेक स्टार्ट कर दिया। पर्पस यही था कि इंडिया की घेराबंदी करनी है, चाइना का पर्पस था। अभी क्या हो रहा है, पिछले खास करके पिछले 2 साल से, व्हाट इज हैपनिंग, द सेम थिंग, यूएसए इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया, बट नॉट फ्रॉम द ओशियन साइड, फ्रॉम द टेरिटोरियल साइड और फ्रॉम द लैंड बाउंड्रीज। यू सी रिसेंटली बांग्लादेश में क्या हुआ है, वी ऑल नो। बांग्लादेश में आप उसे कू कहिए या तख्ता पलट कहिए, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी शेख हसीना के, रातों रात उसको ओवरथ्रो करके एक पपेट को बैठा दिया गया, मोहम्मद यूनुस को। यही काम कुछ साल पहले श्रीलंका में हुआ था। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो पूरा का पूरा बलूचिस्तान एरिया है ऑलमोस्ट आज़ाद हो चुका है, वहाँ आर्मी की भी जाने की हिम्मत नहीं है आज की डेट में। सिंध जो इलाका है वहाँ पे आज़ादी के मूवमेंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं। मतलब कि अगर आप सिर्फ पंजाब का प्रोविंस छोड़ दो ना पाकिस्तान में, तो जितना भी है गिलगिट वाला एरिया है, या फिर बलूचिस्तान है, या खैबर पख्तूनवा है, या सिंध प्रोविंस है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं वहाँ पे आज़ादी के मूवमेंट, मतलब सेसेशनिस्ट मूवमेंट, अलग होने के मूवमेंट वहाँ पे चल रही है। वही काम अब नेपाल में हुआ, और जितने देशों में हो रहा है ना, सबके पीछे रीज़न सिर्फ एक ही है, यूएसए। ये काम यूएसए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएसए चाहता है, जैसे चाइना ने ट्राई किया था कि इंडिया को नीचे से एनसर्कल करें, अब यूएसए ट्राई कर रहा है इंडिया को ऊपर से ऐसे एनसर्कल करने की।
बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया, श्रीलंका में भी करवा ही दिया था। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, जो बलूचिस्तान BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उनको रॉकेट लॉन्चर्स और इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स कौन दे रहा है? यूएसए ही तो प्रोवाइड कर रहा है। उनको जो भी लॉजिस्टिक्स हैं, वेपन्स हैं, सारा का सारा यूएसए प्रोवाइड कर रहा है। यूएसए चाहता है कि बलूचिस्तान अलग हो जाए, कुछ बिलियन डॉलर हम दे के वहाँ पे अपने एयरफोर्स वगैरह के बेस बना लेंगे, फ्यूचर में इंडिया से लड़ाई हुई तो इट वुड हेल्प अस। तो यूएसए इज बेसिकली ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया, एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है फ्रॉम द लैंड फ्रंटियर। उसी का रिजल्ट है नेपाल में अभी जो हुआ है जेड रेवोल्यूशन। मैं आपको ना बिल्कुल एकदम लेमैन की भाषा में समझा रहा हूँ, पहले आप इसको समझो पूरी कहानी को, उसके बाद हम टेक्निकल टर्म्स में और लैंग्वेज में आएंगे। आप ये सब थोड़ी लिखोगे आंसर में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि BLA को पाकिस्तान AK-47 दे रहा है। सबसे पहले बिल्कुल सारे थीम्स में ऐसे ही करवाऊंगा, बिल्कुल ही आसान भाषा में, जैसे किसी फ्रेंड से आप बात करते हो उस तरीके से उस पूरी कहानी को समझिए। उसके बाद जो टेक्निकल जार्गन्स है उस पर आइए, उसके बाद उस लैंग्वेज पे मैं आके रिपीट करूंगा जो कि आपने आंसर में लिखना है। ओके, तो अब इसका बैकड्रॉप क्या हो जाएगा, व्हाट वुड बी द बैकड्रॉप ऑफ दिस टॉपिक, जेन जेड रेवोल्यूशन। इसका बैकड्रॉप आप लिखेंगे, मेटा जो कंपनी है किसकी है, मतलब यूएसए बेस्ड ही है, फेसबुक इंस्टा सब कुछ मेटा ही चलाता है। सडनली क्या करते हैं ना ये लोग, फेसबुक और ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स नेपाल में बैन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, सी नेपाल इज ए स्मॉल एंड पुअर इकोनॉमी। तो जो हाउस होल्ड बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे घर से कोई मोमोज बना के बेच रहा है, घर से कोई चिप्स की एक माइक्रो इंडस्ट्री चला रहा है, तो ऐसे आप ऑनलाइन फ्लावर्स बुक करते हो तो कोई फ्लावर्स आपको देने, क्लाउड किचन का आप कंसेप्ट समझिए। इंडिया में ऐसा हो रहा है, आप जोमेटो पे जो ऑर्डर करते हो, जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा खाना किसी के रेस्टोरेंट से आ रहा है, लोग घरों से भी चला रहे हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, कई लोग ऐसे घरों से वो क्लाउड किचन का वो चला रहे हैं। तो नेपाल में ना एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट था। A major chunk of business was dependent on social media, and suddenly just because they banned the social media, multiple social media applications, this was the incident that impacted almost every person of the society. आपको एक महिला है अपने घर से छोटा सा क्लाउड किचन चला रही है, आपने बैन कर दिया, उसका तो पूरा बिजनेस डाउन हो गया। अब उस महिला के 3 बच्चे हैं तो वो तो प्रोटेस्ट में जाएंगे ना, क्योंकि उनकी फैमिली इंपैक्ट हुई है। दैट वाज द रीजन कि पूरा का पूरा जो यंग जनरेशन था, दिस इज नॉट एवरीथिंग, दिस इज वन ऑफ द रीजन जो प्रोटेस्ट हुआ है इसका। और भी अंदर से बहुत सारे पॉलिटिकल फैक्टर्स कई सालों से रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि नेपाल में भी राइट और लेफ्ट है, जैसे एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्सेस राइट। तो ये आपको पीडीएफ में पूरा देखना होगा, नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री अभी की 10-15 सालों की, कौन सी रजीम पहले थी, रजीम शिफ्ट कैसे हुआ है। ये हो गया बैकड्रॉप, आपने इसका देख लिया। बैकड्रॉप के बाद क्या रीजंस थे वो देख लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा इस टॉपिक से, अभी इस घटना से हुआ क्या। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूँ यहाँ पे लिख के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, ये मैं ऑन द स्पॉट बना रहा हूँ, ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आईआर का टॉपिक है, आईआर में फर्दर जाओगे सब टॉपिक में तो क्या टॉपिक है, टॉपिक है इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। व्हाट वुड हैव बीन द इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी इन द रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट में क्या रहा है इंडिया के नेबरहुड पॉलिसी, that India has always acted as a big brother to this smaller Asian South Asian states। साउथ एशिया के जितने भी स्टेट्स हैं, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, इंडिया हैज ऑलवेज एक्टेड एज ए बिग ब्रदर for the simple reason, for the obvious reason that India is the largest economy, largest military power and biggest democracy of this region। ये जो साउथ एशिया रीजन है उसका लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हम कैपेबल हैं, तो हम कहीं फ्लड आता है, कहीं सुनामी आ गई, हम दौड़ के जाते हैं उनकी मदद करने, उनको रेस्क्यू करने। तो एक जिम्मेदारी और इंडिया की बनती है, इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया, इफ इंडिया वांट्स टू प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ ग्लोबल पावर, देन बाय डिफॉल्ट इट बिकम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया कि ये जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, टू प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना। कोई डिक्टेटरशिप, जैसे म्यांमार में डिक्टेटरशिप हो गया, तो इनको प्रोटेक्ट करना ये इंडिया का पार्ट है। तो
ये जो जेनजेड रेवोल्यूशन है, इस रेवोल्यूशन को देखने के बाद क्या आप ऐसा कह सकते हो, डू यू थिंक दैट नेपाल जेनजेड प्रोटेस्ट मूवमेंट रेवोल्यूशन, कुछ भी कहिए, प्रोटेस्ट हैज अंडरमाइंड इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी। अब क्या लिखोगे आप इस, आपसे पूछा जा रहा है डू यू थिंक कि नेपाल का जो जेनजेड प्रोटेस्ट है उसने इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी को अंडरमाइन किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया फेल्ड टू अवॉइड दिस थिंग वट एवर दैट थिंग हैज हैपेंड इन नेपाल। नेपाल में जो भी हुआ, जो भी इतने सालों से तैयारी चल रही थी या बांग्लादेश में चल रही थी, इंडिया ने क्या किया, लास्ट में शेख हसीना को रेस्क्यू करके वहां से लेके आ गए। पहले कुछ ऐसा करना था ना कि वो यूएसए वाले वहां पे पपेट बैठा ही ना पाए मोहम्मद यूनुस को। तो ये आईआर का क्वेश्चन, एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका इस टॉपिक का एक 20 मिनट का पूरा बनेगा। मैं बस आपको ये आधा अधूरा करके ये दिखाना चाह रहा हूँ कि थीम्स को, करंट अफेयर के थीम्स को कैसे कवर करेंगे। जैसे जेनजेड है, जेनजेड तो मैं देखता हूँ आज रात में, वो मैं टैबलेट से ही पढ़ा दूंगा 12-1 बजे के आसपास। जरूरी नहीं है कि सारे वीडियोस जो है ना यहाँ पे स्टूडियो में आके मैं ऐसे रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि कवरेज से मतलब है ना, जितनी ज़्यादा होगी उपलब्धता यहाँ पर आके मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ाने हैं ना, एक थीम पढ़ाना है 15 मिनट में, तो वो मैं आईपैड से ही वहीं से आपको अपने फ्लैट से ही ये करके रिकॉर्ड करके लेक्चर स्लाइड्स के साथ वो अपलोड कर देंगे, ताकि आपका एक एक टॉपिक होता जाए जल्दी से जल्दी। और कुछ रह गया इसमें, तो यही है, आंसर लिखना आप स्टार्ट कर दो और आंसर भेजना स्टार्ट कर दो। बाकी कोर्स का मैंने बता ही दिया था, मुझे नहीं पता वो कब लॉन्च होगा, कल होगा, परसों होगा या 2 दिन के बाद होगा। जब भी होगा टेलीग्राम पे भी चला जाएगा उसका लिंक, और ऐप पे भी नोटिस, जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है उनके पास नोटिस आ जाएगा। जो इंटरेस्टेड हैं आप देख लेना, अगर सीट्स हैं 1-2 दिन तो रहेंगी तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी नहीं एनरोल करना है कोई बात नहीं, आप यहाँ से पढ़िए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।